Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम स्टूडेंट्स हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब जो इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल जो है वो पढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की जो है वो बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर से किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो समझ नहीं आई तो आपने उसको दोबारा से सुनना है, लेक्चर को दोबारा से समझना है और अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोगों ने हमसे लाजमी पूछना है। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है आपको समझ तभी आएगा जब आप इससे पिछले लेक्चर को जो है वो बहुत ही बेहतर अंदाज से समझ लेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो आप एंट्री टेस्ट देंगे उनके हवाले से। बच्चों ये जो लेक्चर था लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपने इसको कॉन्सेप्चुअली जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो स्टूडेंट्स आए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो एक डायग्राम दिखा देता हूँ जो कि आप लोगों ने अपने बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ड्रॉ करनी है। अब बच्चों ये वो डायग्राम है जो कि आप लोगों को लाजमी बनानी आनी चाहिए। बहुत आसान डायग्राम है। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं जो सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं ये थिक फिलामेंट्स हैं। थिक फिलामेंट्स आपको पता है कि मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। मायोसिन प्रोटीन के दो हिस्से होते हैं, एक उसका हेड होता है, दूसरी उसकी टेल होती है। ठीक है, अब बच्चों जो उसकी टेल है वो सेंटर में मौजूद होती है जबकि जो उसके हेड हैं बच्चों वो यहाँ से बाहर की तरफ निकले होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर बच्चों ये थिन फिलामेंट्स हैं। थिन फिलामेंट्स हैं बच्चों मैंने आपको बताया था 3 प्रोटीन से मिलकर बनते हैं बच्चों एक्टिन, उसके बाद है बच्चों ट्रोपोमायोसिन और लास्ट पे है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन बच्चों 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल होती थी। एक को हम ट्रोपोनिन सी कहते थे, एक को हम ट्रोपोनिन आई कहते थे और एक को हम ट्रोपोनिन टी कहते थे। ठीक है, ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करती है, ट्रोपोनिन टी जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ और बच्चों ट्रोपोनिन आई जो है ये एक्टिन के साथ बाइंड करती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है बच्चों ये जो आपको है एक डिस्क नज़र आ रही है बच्चों इसको प्रोटीन डिस्क कहते हैं। ये जो प्रोटीन डिस्क है बच्चों ये क्या करती है, ये थिन फिलामेंट्स को आपस में होल्ड करने का काम करती है। ठीक है, अब बच्चों ये जो थिन फिलामेंट्स को होल्ड करने का काम ये जो प्रोटीन डिस्क करती है ना, ये बच्चों आपस में मिलकर एक लाइन बनाती है, इसको हम जी लाइन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जी लाइन है और इसी तरह ये जी लाइन है और दो जी लाइन के दरमियान का बच्चों जो फासला है इसको आप सार्कोमेयर जो है वो लेबल करेंगे। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जिस रीजन के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना थिक फिलामेंट्स मौजूद होते हैं इसको हम ए बैंड का नाम देते हैं और बच्चों यहाँ पे जो लाइट रीजन वाला हिस्सा है, ठीक है, जो लाइट बैंड है इसको हम आई बैंड का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो डार्क बैंड है इसके सेंटर के अंदर एक हिस्सा जो है वो ब्राइट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों इस ब्राइट जोन को हम एच जोन कहते हैं और इसके सेंटर के अंदर बच्चों एक प्रोटीन की एक लाइन होती है जो कि थिक फिलामेंट्स को आपस में जो है वो अटैच करके रखती है। बच्चों इस लाइन को जो है वो हम एम लाइन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने डायग्राम इसी तरह से इसको ड्रॉ करना है। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है वो लेबल लाजमी करना है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है बाकायदा इसको स्टार्ट करते हैं। जो असल में ना ये एक मॉडल था जो कि इसलिए एक्सप्लेन किया गया था ताकि मसल के कॉन्ट्रैक्शन जो है ना इस प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन किया जाए। इसको दो साइंटिस्ट, एक का नाम था एच हक्सले और दूसरे का नाम था ए एफ हक्सले, इन दो साइंटिस्ट ने इस मॉडल को पेश किया था। अब जो साइंटिस्ट के नेम आपकी बुक के अंदर नहीं लिखे हुए तो आपने उनको याद भी नहीं करना, बस आपने ये याद रखना है कि दो साइंटिस्ट ने इस मॉडल को पेश किया था। इसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और ये मॉडल बच्चों क्या बताता है, ये मॉडल आपको बताता है कि हाउ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि एक मसल जो है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब बच्चों इस मॉडल की स्टेटमेंट क्या है ये जहन में रखना है। अच्छा बच्चों अक्सर आपने ये बात जो है वो नोट की होगी कि हमारे यहाँ पे बच्चे जब थ्योरी लिखते हैं, लॉ लिखते हैं तो उसकी जब तारीफ लिखते हैं तो वो डेफिनेशन की हेडिंग दे देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। थ्योरी हो गया, लॉ हो गया या कोई मॉडल हो गया, उसकी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन नहीं होती, उसकी क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। तो आपने स्टेटमेंट की हेडिंग दे के फिर इन चीज़ों को लिखना है। यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक मसल जो है वो सिकुड़ता है कब, जब उसके थिन फिलामेंट्स जो हैं स्लाइड का मतलब है कि थोड़ा सा जो है वो मूव करना, स्लाइड जो है थोड़ा सा मूव करते हैं पास्ट पीछे की तरफ, द थिक वंस जो थिक फिलामेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करते हैं सो डैट इस तरह से दे ओवरलैप, कि वो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, वो उनके साथ जो है ऊपर और नीचे आ जाते हैं टू अ ग्रेटर डिग्री, ज़्यादा हद तक। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे अगर आप इस जो है वो स्लाइड को देखें तो आपको यहाँ पे जो है बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है उसकी समझ आ जाएगी। बच्चों ये जो है ये थिक फिलामेंट्स हैं और ये थिन फिलामेंट्स हैं। बच्चों इतनी ओवरलैपिंग जो है वो तो
एक रिलैक्स्ड कंडीशन के अंदर भी हो रही है। लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो बच्चों थिन फिलामेंट्स है ना, जिसको आप एक्टिन फिलामेंट्स भी कह देते होते हैं, तो ये जो थिन फिलामेंट्स है बच्चों, ये स्लाइड करते हैं। स्लाइड का मतलब है थोड़ा सा मूव करते हैं पास्ट, पीछे की तरफ, ठीक है। किसके पीछे की तरफ? जो थिक फिलामेंट्स हैं इसके पीछे की तरफ आप मूव करते हैं, और इस तरह से मूव करते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिग्री तक ओवरलैप कर जाते हैं। पहले देखें इतनी सी ओवरलैपिंग थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो जब इसने बच्चों पीछे की तरफ मूव किया तो ओवरलैपिंग क्या हो गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से एक सार्कोमेयर जो है ये क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। इस तरह एक मसल के अंदर जितने भी सार्कोमेयर्स होते हैं वो सारे के सारे बच्चों जब सडन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों ये जो मसल है रिलैक्स कंडीशन के अंदर है, और इस तरह से जो है मसल वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब इसके जो है वो कुछ स्टेप्स हमारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, हम उन स्टेप्स को जो है वो देखते हैं। बच्चों उन स्टेप्स को देखने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो थिन फिलामेंट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों सेंटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्टिन प्रोटीन जो है ये मौजूद होती है। बच्चों एक्टिन प्रोटीन के गिर्द जो है वो फिर ट्रोपोमायोसिन रैप करती है, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर बच्चों यहाँ पे 3 प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है जी। तीनों को मिला के हम ट्रोपोनिन कहते हैं। ये 3 पॉलीपेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स है। एक को बच्चों ट्रोपोनिन सी, एक को ट्रोपोनिन आई और एक को ट्रोपोनिन टी का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो इसको एक एनिमेशन से देखते हैं, एनिमेशन से समझते हैं, और उसके बाद जो है वो हम अपने लेक्चर की थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को एक बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन के जरिए जो है वो समझते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको जो है वो एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। सार्कोमेयर मैंने आपको बताया था, सार्कोमेयर जो है वो हिस्सा होता है जो कि 2 जी लाइन्स के दरमियान मौजूद होता है। तो आप देख सकते हैं एक जी लाइन ये है, और बच्चों जो दूसरी जी लाइन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अब बच्चों इसके दरमियान ये जो रीजन है बच्चों ये है सार्कोमेयर। अब बच्चों सार्कोमेयर के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है ये मैंने आपको जब स्टेटमेंट पढ़ाई थी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की, तो मैंने आपको बताया था कि होता ये है कि जो थिन फिलामेंट्स हैं जिनको हम एक्टिन फिलामेंट्स कहते हैं। क्यों एक्टिन फिलामेंट्स कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है वो एक्टिन है। अब बच्चों ये क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, और कहाँ मूव करते हैं, पास्ट, पीछे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें ना तो ये वाला बच्चों जो थिन फिलामेंट है, ठीक है, ये यहाँ इस साइड पे मूव करेगा, और ये वाला थिन फिलामेंट इस साइड पे मूव करेगा। और जब ये मूव करते हैं तो ये थिक फिलामेंट्स के साथ ज़्यादा ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों जब ये मूव करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे देखें जो जी लाइंस हैं बच्चों एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। ये जो सेंटर के अंदर बच्चों जो आपको नज़र आ रहा है जिसे आप एज जोन कहते हैं, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक ये जो एज जोन आपको नज़र आ रहा है बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, या फिर आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों होगा क्या, ये जो लाइट बैंड जिसे आप आई बैंड कहते हैं ये भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इसको जो है वो हम एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें अब ये मायोसिन फिलामेंट्स हैं और ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। अब देखें बच्चों ये क्या कैसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कैल्शियम आयन आएगा ये जो थिन फिलामेंट्स हैं पीछे की तरफ जो है वो स्लाइड करते हैं और ज़्यादा डिग्री ऑफ ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें किस तरह से आई बैंड जो है वो शॉर्टन हो गए थे। अब मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें किस तरह से जो है वो एज जोन जो है वो छोटा हो गया है या डिसअपियर हो गया, आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं। जी लाइंस बच्चों देखें पहले यहाँ पे थी, दूर थी, अब एक दूसरे के करीब आ गई हैं। बच्चों ये जो लाइट बैंड था देखें ये भी क्या हो गया है, ये लाइट बैंड भी जो है वो छोटा हो गया है। और यहाँ पे बच्चों किस चीज़ की लेंथ चेंज नहीं हुई, यहाँ पे जो ए बैंड था जो कि डार्क बैंड था इसकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं हुई। तो आपने इस चीज़ को जो है वो एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है, ठीक है। बच्चों इन चीज़ों को आगे हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ आपने इन चीज़ों को जो है वो याद रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप इसको दोबारा देख सकते हैं कि जब दोबारा से जो है वो कैल्शियम आएगा तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोबारा से जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। देखिए कैल्शियम चला गया तो मसल रिलैक्स कर गया, कैल्शियम आया तो यहाँ पे देखिए मसल की क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब जो कैल्शियम की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है हमने इस चीज़ को समझना है। अब यहाँ पे देखिए रेगुलेशन बाय कैल्शियम आयंस, किस तरह से कैल्शियम आयंस जो है उसको रेगुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ को ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये आपको थिन फिलामेंट जो है इसका मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसके सेंटर के अंदर ब्लू कलर की एक प्रोटीन है, इसे हम एक्टिन कहते हैं। एक्टिन को बच्चों दो प्रोटीन की जो स्ट्रैंड्स हैं उन्होंने लपेटा हुआ है, इस प्रोटीन के स्ट्रैंड का नाम है ट्रोपोमायोसिन। उसके बाद बच्चों जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है एक प्रोटीन है जिसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं। ट्रोपोनिन के हवाले से मैंने आपको बताया था जो ट्रोपोनिन है ये 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल होती है। एक को हम टी एन सी ट्रोपोनिन सी कहते हैं, एक को बच्चों हम ट्रोपोनिन आई कहते हैं, ठीक है, और एक को हम नाम देते हैं ट्रोपोनिन टी का। जो ट्रोपोनिन सी थी वो कैल्शियम के साथ बाइंड करती है, ट्रोपोनिन टी जो है बच्चों वो ट्रोपोमायोसिन के साथ, और ट्रोपोनिन आई जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड करती है। अब बच्चों होता ये है कि जो मायोसिन का हेड है ना इसने इन थिन फिलामेंट्स के अंदर जो एक्टिन प्रोटीन है ना उस एक्टिन प्रोटीन के ऊपर ना खास जगह होती है जिनको हम बाइंडिंग साइट्स कहते हैं।
अब ये मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स जो हैं जहाँ पे इसने अटैच होना है, जो इसकी बाइंड करने वाली जगह है उनको हम बाइंडिंग साइट्स कह रहे हैं, उनके साथ ये अटैच होना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि इस मायोसिन हेड को उसके साथ अटैच होने नहीं दिया जाता। क्यों अटैच नहीं होने दिया जाता? क्योंकि ट्रोपोमायोसिन जो है बच्चों उसको क्या करके रखती है, उसको कवर करके रखती है, उसको ढांप के रखती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे जो हेड है ना, ये इसके साथ जो है बच्चों अटैच होना चाह रहा है, लेकिन अटैच हो नहीं पा रहा क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ने बच्चों इसको क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। लेकिन जैसे ही देखें अब क्या हुआ, कैल्शियम आयन आया बच्चों, कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, अब बच्चों किस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है। तो बच्चों अब ये ट्रोपोनिन सी को डिस्प्लेस करेगा, अपनी जगह से हिलाएगा। जैसे ट्रोपोनिन सी ही अपनी जगह से हिलेगा, साथ वो ट्रोपोनिन टी जो कि आगे ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है उसको भी अपनी जगह से हिलाएगा। और बच्चों इससे होगा क्या कि जो एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स हैं वो अब जाहिर हो जाएंगी, वो अब एक्सपोज हो जाएंगे। और जैसे ही एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो एक्सपोज होंगी तो मायोसिन का जो हेड है वो उन बाइंडिंग साइट्स के साथ जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कैल्शियम आयन आए, इसने देखें इसको डिस्प्लेस किया, अब फौरन से ये इसके साथ जाकर क्या हो गया, अटैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, अटैच हुआ। अब बच्चों जब ये जो मायोसिन का हेड एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स के साथ जाकर अटैच हो जाता है तो हम कहते हैं कि क्रॉस ब्रिजेस बन गए हैं। क्या बन गए स्टूडेंट्स, क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन हो गई। तो आपने इन वर्ड्स को याद रखना है, मायोसिन का हेड, उसके बाद बच्चों एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स, और यहाँ पे देखें जैसे ही अटैच होता है तो क्या बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन हो गई। अब बच्चों जैसे क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, तो ये करता क्या है बच्चों, ये जो मायोसिन का हेड है ये इस एक्टिन फिलामेंट को जो है वो स्लाइड करवाता है, ठीक है, सेंटर की तरफ। ठीक है, इसको क्या करता है, ये सेंटर की तरफ, और सेंटर में बच्चों क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस वन इज द बच्चों, दिस वन इज द एम लाइन। तो ये बच्चों क्या करता है, ये इसको सेंटर एम लाइन की तरफ जो है वो स्लाइड करता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें इसको पीछे की तरफ मूव किया और ये फिर वापस अपनी जगह के अंदर आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो इसकी शेप के अंदर चेंज आ रही है ना, इस चेंज के अंदर, इस चेंज को हम नाम देते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कन्फॉर्मेशनल चेंज का नाम देते हैं। मैं आपको यहाँ से जो है वो दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों ये आया और इसने इसको जो है वो क्या किया, आगे की तरफ पुश किया और वापस अपनी असली शक्ल के अंदर चला गया। ठीक है, अब बच्चों इसकी जो शेप के अंदर जो चेंज है इसको हम कन्फॉर्मेशनल चेंज का नाम देते हैं। और आता कैसे है, यहाँ पे जो है वो एटीपी की ज़रूरत होती है। अब बच्चों यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, जब ये क्रॉस ब्रिज बना हुआ है ना, इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एक एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए। अब जो जैसे एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इन दो चीज़ों की यहाँ पे जो है वो फॉर्मेशन होगी। एटीपी जो है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर जब टूटेगा तो उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे जो है वो एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो रिलीज्ड एनर्जी है ना वो क्या करेगी, वो इस मायोसिन को बच्चों इस शेप के अंदर लाएगी। यहाँ पे आप देखें, जैसे यहाँ पे देखें एटीपी जो है वो टूटी किसके अंदर, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, और बच्चों ये जो है मायोसिन प्रोटीन जो है इसका जो हेड है ये इस शेप के अंदर आ गया है। ठीक है, अब बच्चों आप इसे इस तरह से कह सकते हैं जैसे आप जो है वो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं और आपने स्प्रिंग को दबा दिया है। अब जिस तरह स्प्रिंग को आप जब दबा देते हैं ना तो अब उसके अंदर बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है। अब जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो बच्चों वो फौरन से जो है वो वर्क करेगा, वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो आगे काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होगी और वो कोई ना कोई जो है वो वर्क करेगी। सेम इसी तरह बच्चों यहाँ पर ये हुआ, एटीपी आई, वो हाइड्रोलाइज हुई, वाटर की मौजूदगी में एटीपी टूटी, उसने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाया, और बच्चों वो जो एनर्जी रिलीज हुई, वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो इसके अंदर आप ये समझें कि बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह, इस तरह स्प्रिंग को दबा दिया गया है ना, इस तरह इसको जो है वो कंप्रेस कर दिया गया है, दबा दिया गया है। अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, क्या है स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर है। और ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये बाद में इस्तेमाल होगी, किस लिए, ताकि इस थिन फिलामेंट को डिस्प्लेस किया जाए पीछे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बच्चों, अब जैसे ही जो है वो यहाँ पे देखें, जैसे ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो उसके साथ रिलीज होंगे, ये इसको क्या कर देगा, पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, दोबारा देखें एटीपी आया और इसको दोबारा से इसके अंदर एनर्जी को इसने स्टोर कर दिया, जिस तरह स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर की। अब जैसे ही बच्चों इसको अब छोड़ेंगे, जिस तरह स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो इस तरह जैसे इसे छोड़ेंगे तो ये एक्टिन फिलामेंट को जो है वो पीछे की तरफ क्या करवाएगा बच्चों, मूव करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसकी एंड हो जाएगा, उसका इख्तिताम हो जाएगा, और यही साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब आएँ, अब हम जो है वो अपनी बुक की थ्योरी से इन तमाम चीज़ों को जो है वो समझते हैं।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो एनिमेशन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एनिमेशन से। अब स्टूडेंट्स आएँ, अब हम जो है वो इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपकी बुक के अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेप्स लिखे मसल कॉन्ट्रैक्शन के। तो बच्चों ये 4 स्टेप्स आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। सबसे पहले है सार्कोमेर्स एट रिलैक्स स्टेट, उसके बाद है अराइवल ऑफ नर्व इम्पल्स, उसके बाद है क्रॉस ब्रिजेस एंड पावर स्ट्रोक, उसके बाद है सेपरेशन ऑफ मायोसिन हेड्स फ्रॉम एक्टिन। अब बच्चों ये हैं क्या, इनको आए हम एक एक करके देखते हैं। बच्चों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सार्कोमेर्स एट रिलैक्स्ड स्टेट। अब जो सार्कोमेयर क्या होता है, सबसे पहले इसको देखें। मैंने आपको बताया था कि दो जी लाइंस के दरमियान बच्चों ये जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, इसको हम किसका नाम देते हैं, सार्कोमेयर का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाली लाइन जो है यहाँ पे जी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जी लाइन है और ये भी जी लाइन है। अब जी लाइन के दरमियान में बच्चों जो आपको सारे का सारा हिस्सा नजर आ रहा है, ये सार्कोमेयर है। अब बच्चों सार्कोमेयर के रिलैक्स कंडीशन में होने से मुराद ये है कि यहाँ पे जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे पर ज़्यादा डिग्री तक ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एज जोन जो है वो बड़ा ही प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, जबकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एज जोन या तो छोटा हो जाता है या एज जोन गायब हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है मायोसिन के हेड्स हैं और ये एक्टिन फिलामेंट्स बच्चों इन्हें हम कह रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक की ही डायग्राम है, जहन में रखें कि एक्टिन फिलामेंट्स या थिन फिलामेंट्स बात एक ही है। ठीक है, थिन फिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जिसको हम एक्टिन कहते हैं। इसी तरह ये जो थिक फिलामेंट्स हैं इसको हम मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये मायोसिन प्रोटीन से मिलकर जो है वो बने होते हैं। अब बच्चों होता ये है कि जब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो थिन फिलामेंट्स हैं पीछे की तरफ मूव करते हैं इस तरह से, तो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा हद तक ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, और ये जो सार्कोमेयर है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम इसको थ्योरी से देखते हैं, हमारी बुक के अंदर लिखा गया हुआ है। देखिए यहाँ पे इन रिलैक्स्ड मसल सार्कोमेयर्स आर एट देयर नॉर्मल लेंथ। बच्चों जिस तरह मैंने आपको ऊपर वाली जो है वो पिक्चर के अंदर दिखाया, एक रिलैक्स कंडीशन के अंदर जो सार्कोमेयर्स हैं वो अपनी नॉर्मल लेंथ के अंदर होते हैं। द मायोसिन हेड्स, बच्चों की जो मायोसिन के हेड्स हैं, आर नॉट बाउंड टू एक्टिन, एक्टिन के साथ बाइंड नहीं होते। मैंने आपको बताया था ना, एनिमेशन के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था क्यों नहीं होते बच्चों, क्योंकि उसको ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ है। तो ये जो मायोसिन के हेड्स हैं ये एक्टिन के साथ बाउंड नहीं हो रहे, नहीं जुड़ रहे। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो एक्टिन के ऊपर उनको ब्लॉक किया हुआ है। किसने? थिन फिलामेंट्स की एक प्रोटीन जो है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। बच्चों ये आपने अगर एनिमेशन देखी है तो वहां पे मैंने आपको ये बात भी दिखाई है कि किस तरह से ट्रोपोमायोसिन जो है उसको ब्लॉक करके रखती है ताकि मायोसिन के हेड के साथ वो अटैच ना हो। उसके बाद बच्चों ट्रोपोनिन, उसके ऊपर एक और प्रोटीन होती है जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ जो है वो अटैच होती है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, मायोसिन हेड्स हैव हाइड्रोलाइज्ड एटीपी इनटू एडीपी एंड यहाँ पे देखें पीआई, पीआई का मतलब है इनऑर्गेनिक फास्फेट, मतलब ये ऐसा फास्फेट है जो कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसे इनऑर्गेनिक फास्फेट कहते हैं। ये जो मायोसिन के हेड्स हैं बच्चों, इसने क्या किया, इसने एटीपी को हाइड्रोलाइज किया। बच्चों एटीपी को हाइड्रोलाइज करने से क्या मुराद है, हाइड्रोलाइज करने से मुराद ये है कि एटीपी को जब वाटर की मौजूदगी के अंदर बच्चों तोड़ा जाता है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है एडीपी के अंदर। साथ बच्चे कन्वर्ट हो, साथ इसके बनता है इनऑर्गेनिक फास्फेट और 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज होती है। अब बच्चों जब यहाँ पे एटीपी जो है वाटर की मौजूदगी में टूटती है तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। तो मायोसिन के हेड्स बच्चों क्या करते हैं, वो एटीपी की वजह से हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस से मुराद ये है बच्चों कि वो वाटर की मौजूदगी में जो है वो एटीपी को तोड़ते हैं और यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बनती है। और बच्चों वो जो रिलीज एनर्जी है ना वो असल में इस मायोसिन को बच्चों क्या कर देती है, ठीक है, इसको इसके अंदर जो है वो एक एनर्जी स्टोर कर देती है। जिस तरह मैंने आपको स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी ना, मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊँ ना बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग है, ये बच्चों बिल्कुल रेस्ट की स्टेट में पड़ा हुआ है। अब जैसे ही आप इस स्प्रिंग के ऊपर जो है उसको दबा रहे हैं, यहाँ पे देखें आप इसको दबा रहे हैं, तो अब इसके अंदर बच्चों एक एनर्जी स्टोर हो रही है। वैसे ही है, अब बच्चों ये एनर्जी कौन सी है, ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से हम कहते हैं, ये इसके अंदर स्टोर हो गई। अब बच्चों जैसे ही आप इसको किसी ट्रिगर की वजह से, कोई भी आप इसको ट्रिगर मिले, ये जैसे ही रिलीज होगा अपनी कंप्रेस्ड स्टेट से अपनी असली हालत के अंदर वापस आएगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये कोई ना कोई वर्क तो करेगा ना, कोई ना कोई काम तो ये करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज हुई है जब बच्चों ये मूव करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप इस स्प्रिंग के बाहर जो है वो छोटी सी बॉल रख देते हैं तो जैसे ही ये कंप्रेस स्टेट से वापस अपनी रेस्ट वाली स्टेट के अंदर वापस आएगा तो इसके ऊपर एक अच्छी खासी फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये बॉल जो है वो दूर जाके गिरेगी। बच्चों सेम यही जो प्रोसेस है वो हमारे मायोसिन के साथ हो रहा होता है। यहाँ पे देखें बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट में बच्चों यहाँ पे मायोसिन का हेड है। अब बच्चों जैसे ही मायोसिन के हेड के पास एटीपी आता है, एटीपी बच्चों क्या करती है, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट के अंदर रिलीज होती है और बच्चों ये जो एनर्जी है ये इस मायोसिन को थोड़ा सा बेंड करवा देती है। ठीक है, अब बेंड करवाने से क्या मुराद है बच्चों, बेंड वाली कंडीशन बिल्कुल यही वाली कंडीशन है कि उसको कंप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों जैसे उसको कंप्रेस कर दिया जाता है तो अब बच्चों जैसे ही कैल्शियम आयंस आएंगे
तो ये वाली बच्चों जो कंप्रेस्ड एनर्जी है ये थिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ डिस्प्लेस करने में, सेंटर की तरफ मूव करवाने के लिए जो है वो काम आएगी। जैसे ही बच्चों कैल्शियम आयंस आएंगे, अब कैल्शियम आयंस कैसे आएंगे वो मैंने आपको एनिमेशन में भी दिखाया था। कैल्शियम आयंस आएंगे तो ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज कर देगा और बच्चों ये क्या करवाएगा, थिन फिलामेंट्स को आगे की तरफ क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी अंदर एनर्जी का स्टोर होना इसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं बच्चों, ये जो पावर स्ट्रोक जो है, जो कि इसने एक पावर के साथ जो है वो जरब लगाई है, किसके ऊपर जरब लगाई है, ठीक है, थिन फिलामेंट के ऊपर जरब लगाई, इसे पावर स्ट्रोक कह रहे हैं। इसको भी हम आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि एक रिलैक्स कंडीशन के अंदर सार्कोमेयर जो है उसकी लेंथ नॉर्मल रहती है, मायोसिन के हेड्स एक्टिन के साथ बाइंड नहीं करते। क्यों बाइंड नहीं करते बच्चों, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ने उसको कवर किया हुआ है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और प्रोटीन पड़ी हुई है ट्रोपोनिन, और मायोसिन बच्चों यहाँ पे मायोसिन के हेड्स क्या करते हैं, वो एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट के अंदर जो है वो वाटर की मौजूदगी में तोड़ लेते हैं। अब बच्चों जो अगला मरहला होता है ना वो है अराइवल ऑफ नर्व इम्पल्स। बच्चों नर्व इम्पल्स जो है ना, आप ये समझने से पैगाम को कहते हैं, ये करंट होता है, पैगाम होता है जो कि दिमाग से मसल तक आया है। और दिमाग से मसल तक क्यों आया, ताकि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, अब बच्चों दिमाग से जो, आप ये समझे दिमाग से इस करंट को जो तार लेकर आती है, अब यहाँ पे बच्चों मैं वायर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तार का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, असल में बच्चों एक सेल होता है जिसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। लेकिन आप आसान जो है वो जुबान में समझने के लिए आप ये देखें कि दिमाग से एक तार जो है उसके जरिए करंट जो है वो मसल तक आता है। अब बच्चों वो जो तार है उसको हम मोटर न्यूरॉन कह रहे हैं, और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को हम नर्व इम्पल्स कह रहे हैं। तो बच्चों जैसे ही यहाँ पे करंट आता है तो वो जो करंट है वो आगे इस मसल सेल को ट्रांसफर होता है, और जैसे मसल सेल को करंट मिलता है बच्चों तो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब हमने देखना है कि जो करंट है ये उस तार से मसल सेल के अंदर मुंतकिल कैसे होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें, ये जो आपको न्यूरॉन नजर आ रहा है इसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ये जो मोटर न्यूरॉन है बच्चों, ये मसल फाइबर्स या मसल सेल्स तक बच्चों पैगाम लेकर आता है। जैसे पैगाम लेकर आता है बच्चों तो इसके एंड के ऊपर जो है ना बच्चों थैलियां होती हैं। थैलियों के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं एसिटाइल कोलिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए, कैपिटल सी और स्मॉल एच इस तरह से लिखा जाता है। इसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। ये एक न्यूरो है। क्या है स्टूडेंट्स, न्यूरो। इसकी जो डिटेल है वो हम सेकंड ईयर के अंदर देखेंगे। न्यूरो बच्चों एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि न्यूरॉन से पैगाम को आगे मुंतकिल करता है। ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि न्यूरॉन से पैगाम को आगे मुंतकिल करे उसे न्यूरो कहते हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ पे करंट आता है तो इसके अंदर बच्चों थैलियों के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम न्यूरो कहते हैं। ये न्यूरो आगे पैगाम को इस मसल को मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही करंट आता है तो इन थैलियों के अंदर न्यूरो मौजूद होते हैं जिसको हम एसिटाइल कोलिन कह रहे हैं। बच्चों ये फौरन से इसकी मेम्ब्रेन के साथ जो है वो बाइंड करता है और अपने न्यूरो को बाहर रिलीज कर देता है। अब बच्चों ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये है मसल की सेल मेम्ब्रेन, मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन जिसको आप सार्कोलिमा कहते हैं। अब जैसे बच्चों जो एसिटाइल कोलिन है ये सार्कोलिमा के साथ बच्चों आकर अटैच करते हैं, बाइंड करते हैं, तो इस सार्कोलिमा के अंदर भी एक करंट जनरेट होता है। ठीक है, एक क्या होता है, करंट जनरेट होता है। अब बच्चों वो जो करंट है वो आता है इस टी ट्यूब्यूल में। टी ट्यूब्यूल बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टी ट्यूब्यूल क्या होती है बच्चों, ये जो सार्कोलिमा है बच्चों ये क्या करती है, ये पेनिट्रेट करती है डीप इनटू द, ठीक है, सार्कोप्लाज्म में डीप पेनिट्रेट करती है और बच्चों एक ट्यूब बनाती है जिसको हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। बच्चों जैसे ही जो करंट है इस टी ट्यूब्यूल के अंदर आता है तो इस टी ट्यूब्यूल के साइड पर क्या पड़ा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बच्चों कैल्शियम जो है वो स्टोर होता है। जैसे ही करंट बच्चों टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आता है तो यहाँ से कैल्शियम आयन जो है उनको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और कैल्शियम आयन जैसे ही रिलीज होंगे बच्चों तो वो जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे। तो ट्रोपोनिन के साथ जैसे ही बाइंड करेंगे तो वो बच्चों ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होगी तो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो मायोसिन के सामने आ जाएंगी। मायोसिन बच्चों क्या करेगा, उसके साथ अटैच होकर क्रॉस ब्रिज बनाएगा, और जैसे ही उसके साथ अटैच होगा तो थिन फिलामेंट को वो स्लाइड कर देगा। ठीक है, ताकि थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे के साथ ज्यादा डिग्री तक ओवरलैप कर जाएं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से समझना है। अब बच्चों यही चीज़ जो है वो हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे जब कैल्शियम आयन आएंगे तो जो मसल है ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बच्चों यही चीज़ हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है। यहाँ पे देखें, व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस सार्कोलिमा, बच्चों जैसे एक नर्व इम्पल्स जो है वो सार्कोलिमा तक पहुंचती है तो अब यहाँ पे देखें जो करंट है ये सार्कोलिमा तक आ रहा है, उसको लेके कौन आ रहा है, मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा है। तो आपने इस पॉइंट को भी जहन में रखना है। न्यूरो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो न्यूरो इस्तेमाल होता है वो एसिटाइल कोलिन है, जिसको हम ऊपर वाले डायग्राम के अंदर ए
सी और उसके बाद स्मॉल एच, इस तरह से हमने देखा था। तो एसिटाइल कोलिन बच्चों एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसने न्यूरॉन से आगे पैगाम को मुंतकिल करना है। बच्चों ये रिलीज होता है, किससे रिलीज होता है? मोटर न्यूरॉन से रिलीज होता है। कहाँ पर? साइनैप्स के ऊपर। अब बच्चों जो साइनैप्स है इसकी डिटेल है हम सेकंड ईयर के अंदर देखेंगे। साइनैप्स आपने ध्यान में रखना है। साइनैप्स बच्चों ये वो जगह है जो कि इस मसल को और इस मोटर न्यूरॉन को आपस में मिला रही है ना, इस जगह को जो है वो हम साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साइनैप्स जो है बच्चों ये वो जगह है जो कि इस मोटर न्यूरॉन के एंड को इस मसल के साथ जो है वो मिला रही है, इसको हम साइनैप्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो साइनैप्स के ऊपर बच्चों क्या होता है? नर्व इंपल्स आती है, तो मोटर न्यूरॉन से बच्चों एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और वो आगे सार्कोलिमा के साथ जाकर अटैच होता है। जैसे सार्कोलिमा के साथ जाकर अटैच होता है तो सार्कोलिमा के अंदर बच्चों वो क्या करता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स का बच्चों मुराद है कि आप इसे आप आम जुबान में समझने के लिए आप इसे करंट ही समझें। असल में जैसे ही वो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आके बाइंड करता है तो सार्कोलिमा के आर पार ना आयंस का एक्सचेंज होता है। उन आयंस के एक्सचेंज की वजह से इसके अंदर एक करंट जनरेट होता है। अब जो चूंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो केमिकल्स की वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, और बच्चों ये जो करंट है जो केमिकल्स की वजह से जनरेट हो रहा है, ये आगे पैगाम लेके जा रहा है टी ट्यूब्यूल्स तक, तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चों सार्कोलिमा को स्टिमुलेट किया जाता है तो सार्कोलिमा के अंदर अपनी ही आयंस की मूवमेंट की वजह से करंट पैदा होता है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स कहते हैं। वो जो करंट है बच्चों वो आगे मसल फाइबर तक जाता है। ठीक है, मसल फाइबर के अंदर कहाँ जाता है? टी ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है। अब बच्चों जैसे ही टी ट्यूब्यूल के पास जाएगा तो उससे आगे वो कहाँ पे जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पे देखें, व्हेन अ नर्व इंपल्स रीचेस द मसल फाइबर, जब बच्चों नर्व इंपल्स मसल फाइबर तक पहुंची तो वो बच्चों सार्कोलिमा, उसने उस सार्कोलिमा के जरिए उसने ट्रैवल किया कहाँ पे? टी ट्यूब्यूल्स के अंदर। फिर टी ट्यूब्यूल से आगे वो कहाँ पे गई बच्चों? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गई। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बच्चों क्या मौजूद है? इसके अंदर मौजूद है कैल्शियम आइंस, कैल्शियम इसके अंदर स्टोर है। अब बच्चों यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज हुआ, ये वाली जो जगह है बच्चों इसको हम साइनैप्स कह रहे हैं। ठीक है, और ये बच्चों सार्कोलिमा है और ये सार्कोलिमा के बच्चों टी ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें जैसे ही टी ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो करंट आया तो ये आगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बच्चों क्या रिलीज हुआ? कैल्शियम रिलीज हुआ, और वो जो कैल्शियम है बच्चों वो क्या करेगा? वो अब साइटोसोल के अंदर आ गया, जिसको आप ठीक है, साइटोसोल का क्या मतलब होता है बच्चों? ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है जिसके अंदर जो है वो छोटे आइंस या छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजोल्व हुए होते हैं। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चों कैल्शियम आइंस जो है रिलीज करता है जो कि साइटोसोल के अंदर आ जाते हैं। अब बच्चे जो कैल्शियम आइंस हैं ये किसके साथ बाइंड करते हैं? ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं। जैसे ही वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे तो वो क्या करेगा बच्चों? वो शिफ्ट करेगा ट्रोपोमायोसिन को अवे। किससे अवे मूव करेगा बच्चों? जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स हैं एक्टिन के ऊपर। ठीक है, एक्टिन के ऊपर जगह होती हैं जहां पे मायोसिन ने जाके बाइंड करना है, उन जगहों से ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देगा। और जैसे डिस्प्लेस होगा तो मायोसिन और बाइंडिंग साइट्स जो है वो एक्टिन के ऊपर ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे क्रॉस ब्रिजेस बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों शिफ्ट ट्रोपोमायोसिन अवे फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली एनिमेशन आपने देखी हुई है तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी। बच्चों ये डायग्राम जो है वो आपके बुक के अंदर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखें इसके पास एटीपी जो है मायोसिन के हेड के अंदर हाइड्रोलाइज हुई हुई है एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में, और उसके पास एनर्जी जो है वो भी स्टोर है। तो बच्चों जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम आएगा वो इसको डिस्प्लेस करेगा, तो इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इस्तेमाल हो गई इस थिन फिलामेंट को डिस्प्लेस करने के लिए टुवर्ड्स द एम लाइन की तरफ इसको डिस्प्लेस करने के लिए एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी। देखिए यहाँ पे कैल्शियम आइंस आए, ये कैल्शियम आइंस जैसे ही आए तो यहाँ पे बच्चों इसने क्या किया? इसको आगे की तरफ जो है वो क्या किया? यहाँ पे पुश कर दिया, धकेल दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बच्चों एटीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो गए, फिर दोबारा से बच्चों एक एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, वो इसके अंदर दोबारा से एनर्जी जो है इसको क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। ठीक है, और दोबारा से जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपने इसको जो है वो रीड कर लेना है, आपने एनिमेशन देखी हुई है तो आपको इसकी जो है बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपने इसको पेपर के अंदर जो है वो ड्रॉ भी करना है, तो इसको आपने जो है वो अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यहाँ पे आपने देखना है कि चेंजेस कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इसको हम आगे भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस स्लाइड से जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अब जो थर्ड स्टेप है वो है क्रॉस ब्रिजेस एंड पावर स्ट्रोक। अब जो इसको हम देखते हैं, सबसे पहले पावर स्ट्रोक को देखते हैं। पावर स्ट्रोक है क्या?
यहाँ पे देखें मैंने बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन एक्सपोज्ड, बच्चों जब कैल्शियम आयन ने ट्रोपोनिन को डिस्प्लेस किया, ट्रोपोनिन ने आगे ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर दिया, तो बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो एक्टिन के ऊपर वो क्या हो गई, वो एक्सपोज हो गई, वो नजर आने लग गई किसको, मायोसिन के हेड्स को। तो मायोसिन हेड्स को जैसे ही वो बाइंडिंग साइट्स नजर आई तो उसके साथ जुड़कर क्या बना देगा, क्रॉस ब्रिजेस बना देगा। ठीक है, अब बच्चों एक मरतबा अगर क्रॉस ब्रिज बन गया ना, तो उसको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एटीपी। तो वंस द क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड, एक मरतबा अगर क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं तो मायोसिन हेड्स जो हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज करते हैं और कन्फॉर्मेशनल चेंज के अंदर चले जाते हैं। कन्फॉर्मेशनल चेंज मैंने आपको एनिमेशन के अंदर भी बताया था, कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब होता है शेप, शक्ल के अंदर तब्दीली आना। ठीक है, यहाँ पे देखें पहले जो है वो ये जो मायोसिन इस तरह से होता है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जैसे ही बच्चों क्रॉस ब्रिज बनता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज करता है और इसकी कन्फॉर्मेशनल चेंज आती है, इसकी शक्ल के अंदर तब्दीली आती है, जो कि थिन फिलामेंट को आगे की तरफ धकेलने में कारामद होती है। ठीक है, तो यहां पर देखें बच्चों, दे बेंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेर, ये सार्कोमेर का सेंटर जो कि एम लाइन है उसकी तरफ क्या करते हैं, बेंड करते हैं और पुल करते हैं, खींचते हैं कि उसको एक्टिन फिलामेंट्स को विद देम अपने साथ। ठीक है, जैसे ही बच्चों पहले ये इस तरह से था फिर बच्चों जब इसकी शक्ल के अंदर तब्दीली आई, इसने एटीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज किया और इसने क्या किया, थिन फिलामेंट्स को पुल किया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेर। ठीक है, अब बच्चों ये जो पुलिंग एक्शन है ना, इसको हम नाम देते हैं पावर स्ट्रोक का। ठीक है, जिसमें एक जरब लगाई जा रही है, एक फोर्स लगाई जा रही है किसके ऊपर, थिन फिलामेंट्स के ऊपर, किसके जरिए बच्चों, मायोसिन के जरिए। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें चेंजेस कौन कौन सी आती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बच्चों जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है तो सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, आपने इसको याद रखना है, सार्कोमेयर की लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है। सार्कोमेयर क्या होता है बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो जी लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें तो ये एक जी लाइन ये है और एक जी लाइन ये है, तो यहाँ पे देखें सार्कोमेयर की ये लेंथ है, जबकि यहाँ पे सार्कोमेयर की लेंथ क्या हो गई है बच्चों, क्या हो गई है, छोटी हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, जी लाइन जो हैं वो क्लोजर टुगेदर, जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। यहाँ पे देखें पहले जी लाइन जो है वो ये है और ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें जी लाइन एक दूसरे के क्या हो गई हैं, करीब आ गई हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है, एज जोन जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। आपके बुक के अंदर पहले लिखा हुआ था एज जोन जो है वो छोटा हो जाता है, या अब लिखा हुआ एज जोन जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, अगर मसल जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर चला जाए तो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है, अगर मसल कुछ कॉन्ट्रैक्ट करे तो एज जोन की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अब बच्चों जो सारी चीज़ें हैं ये सारे सार्कोमेयर्स के अंदर इकट्ठी हो रही होती हैं, मसल के अंदर जितने भी ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं जिसको आप सार्कोमेयर कह रहे हैं, सब के अंदर ये चीज़ें इकट्ठी हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो मसल है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान में रखें कि द एडजेसेंट ए बैंड्स ऑफ सार्कोमेयर, जो सार्कोमेयर के अंदर बच्चों जो सार्कोमेयर से मुल्हिका ए बैंड्स होते हैं उन वो एक दूसरे के करीब तो आते हैं, लेकिन उनकी लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आती, वो छोटे नहीं होते। अब देखें ये बच्चों, ये जो आपको नजर आ रही है ए बैंड है, ए बैंड की लेंथ जो है वो पहले भी वही थी और अभी भी ए बैंड की जो लेंथ है वो वही है जो कि पहले थी। अलबत्ता ये होता है कि इस साइड बच्चों जो ए बैंड है वो इस ए बैंड के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो एडजेसेंट ए बैंड जो एक दूसरे के मुल्हिका साथ पड़े वाले ए, साथ पड़े हुए ए बैंड जो हैं वो एक दूसरे के करीब तो आते हैं, लेकिन इनकी लेंथ के अंदर जो है वो तब्दीली नहीं आती। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद बच्चों लास्ट पे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और बच्चों जो मायोसिन है वो थिन फिलामेंट्स को टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं, मूव करवा देते हैं, पुल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है बच्चों, फिर वो दोबारा से अपनी असली शक्ल के अंदर वापस जाते हैं। तो आफ्टर पुलिंग, खींचने के बाद द मायोसिन हेड रिसीव्स अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, मायोसिन के हेड को एक एटीपी का नया मॉलिक्यूल मिलता है। अब बच्चों ये क्या करता है, अलाउ करता है कि वो डिटैच हो जाए, अलग हो जाए, किससे, एक्टिन से। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, उसको एटीपी और फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है और उसकी जो एनर्जी है वो उस मायोसिन को दोबारा उसकी असली शक्ल के अंदर वापस लाने में मदद देती है। ठीक है, अब बच्चों जो स्प्लिटिंग है एटीपी की किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में, वो पुट कर देती है हेड को टू इट्स ओरिजिनल कन्फॉर्मेशन, जो कि उसकी असली शक्ल थी, कन्फॉर्मेशन शक्ल को कहते हैं हम। ठीक है, शेप को कहते हैं, जो उसकी असल शक्ल थी उसमें वापस लेके आती है और जो क्रॉस ब्रिजेस का ये जो साइकिल है इसको इजाजत देती है कि वो दोबारा से शुरू हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चों एटीपी, ये मसल कॉन्टैक्ट करवाने के बाद एटीपी आया, हाइड्रोलाइज हुआ, एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट बने और बच्चों जो मायोसिन है ये अपनी पुरानी शक्ल के अंदर वापस आ गए। ठीक है, बच्चों जैसे ही कैल्शियम आइंस आएंगे तो बच्चों यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होंगी, तो ये बच्चों जो मायोसिन का हेड है उन बाइंडिंग साइट्स के साथ जाकर बाइंड करेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होंगे और बच्चों ये क्या करेगा, ये उसको पुल करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। ठीक है, और इस पुलिंग को हम नाम देते हैं पावर स्ट्रोक का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो जो लास्ट पे जो है वो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिगर मॉर्टिस, रिगर मॉर्टिस क्या होती है बच्चों, ये असल में एक ऐसी
कंडीशन है जो कि डेथ के बाद होती है। जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बच्चों, सांस नहीं ले रहा एक मुर्दा आदमी, तो उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जब कम होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, और एक वक्त आएगा कि ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है कि जो एटीपी है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजा में बनती है। अब बच्चों जब एटीपी जो है ये कम होगी तो मसल को बच्चों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के लिए आपको एटीपी चाहिए। जब आपने मायोसिन को बच्चों, आपने क्या करना है, मायोसिन को जो है वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स के से अलग करना है, तो आपको तो एटीपी चाहिए। अब बच्चों अब होता यह है कि जैसे ही एटीपी की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो मायोसिन है आप उसको एक्टिन की बाइंडिंग साइट से अलग नहीं कर सकते, और जो हमारे मसल्स हैं वो एक मुसलसल एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर चले जाते हैं। इस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो बच्चों हम नाम देते हैं रिगर मॉर्टिस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों, आफ्टर डेथ, डेथ के बाद द सेल्स कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस एटीपी, सेल्स जो हैं वो एटीपी को प्रोड्यूस नहीं करते, एंड देयरफॉर द क्रॉस ब्रिजेस कैन नॉट बी ब्रोकन, और इसीलिए क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो टूट भी नहीं पाते। अब बच्चों इस काजेज द मसल स्टिफनेस ऑफ डेथ। अब बच्चों जो मुर्दा शख्स है उसके अंदर मसल्स के अंदर बिल्कुल ही जो क्या हो जाएगी, सख्ती आ जाएगी। ठीक है, इस सख्ती को हम रिगर मॉर्टिस का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, वो कहते हैं लिविंग सेल, एक जो जिंदा सेल होता है, हाउएवर तहम ऑलवेज हैज इनफ एटीपी, उसके पास इतनी एटीपी होती है कि वो मायोसिन के हेड्स को जो है वो एक्टिन से अलग करवा लिया। बच्चों आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने सर्च करना है कि डेथ के कितने टाइम के बाद जो है वो रिगर मॉर्टिस स्टार्ट होती है और ये कितनी ड्यूरेशन तक रहती है। तो ये आप लोगों ने सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।